Golden Wings Most Important Questions for these Exams 2026 Our Environment. Hello everybody, today we are going to discuss some important questions of chapter Our Environment. So let's start. First question is, give reasons to justify the following. First, the existence of decomposers is essential in a biosphere. And second, flow of energy in a food chain is unidirectional. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया है कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो हमारे बायोस्फीयर के लिए एसेंशियल जरूरी क्यों हैं। एंड सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है जो फ्लो ऑफ एनर्जी है फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल है। यूनिडायरेक्शनल मींस वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, रिवर्स नहीं होती। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। सो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं बेटा बायोस्फीयर में? दे ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो हमारे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उनको सिंपल एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो सिंपल सब्सटेंसेस हैं वो हमारी सॉइल में मिक्स होके फिर उनको एज ए न्यूट्रिएंट्स वो यूज़ करते हैं प्रोड्यूसर्स उनको। तो इस वजह से ये सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको नेचुरली रिकवर कर लेते हैं और बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। तो इस वजह से बेटा डिकम्पोजर्स जो हैं वो बायोस्फीयर में होने जरूरी हैं क्योंकि वो एक बैलेंस मेंटेन करते हैं इकोसिस्टम में और न्यू लाइफ के लिए स्पेस प्रोवाइड करते हैं। नाउ लेट्स सी द आंसर टू सेकंड पार्ट कि जो फूड चेन में फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है। तो फूड चेन में क्या बेटा, द एनर्जी मूव्स प्रोग्रेसिवली थ्रू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स एंड इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू द प्रीवियस ट्रॉपिक लेवल। मतलब क्या है, जब एनर्जी इसमें फ्लो करती है तो जब वो नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में चली जाए तो वो वापस नहीं मूव करती। एनर्जी कैप्चर्ड बाय ऑटोट्रॉफ्स कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक टू सन but it passes to herbivores then to carnivores following 10% law. Thus flow of energy from sun to autotrophs then to heterotrophs to carnivores is unidirectional. मतलब क्या है बेटा कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सनलाइट से अपने जब फूड प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो एनर्जी उनको मिली है वो दोबारा सन के पास रिवर्ट बैक नहीं होगी। और सपोज उन प्रोड्यूसर्स को या ग्रास को डियर ने ईट कर लिया तो जो डियर को एनर्जी मिली है वो वापस दोबारा प्रोड्यूसर्स के पास नहीं जा सकती। एंड देन डियर को अगर लॉयन ईट कर रहा है तो लॉयन को जो एनर्जी एक बारी मिल गई वो दोबारा डियर के पास नहीं जाएगी। दस जो फ्लो है फूड चेन में एनर्जी का वो यूनिडायरेक्शनल है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज लेक कंसिडर्ड टू बी अ नेचुरल इकोसिस्टम। लेक को नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहा गया है? A lake is considered to be a natural ecosystem as it consists of both biotic and abiotic components, and these components are interdependent on each other and do not require any human interference for their sustenance. मतलब क्या है बेटा कि इसको हम नेचुरल इकोसिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें बायोटिक एंड अबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं और उनको अपने सस्टेनेंस के लिए ह्यूमन इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो उनका खुद का लाइफ साइकिल है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होके उसको चलाते रहते हैं। तो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस है सो इट इज़ अ नेचुरल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इकोसिस्टम? नेम टू नेचुरल इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम क्या है और दो नेचुरल इकोसिस्टम के आपने नेम मेंशन करने हैं। सो एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग मीन्स जो अपने आप को खुद ही मेंटेन कर लेते हैं, वेयर बायोटिक एंड अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस कम्युनिटीज इंटरेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। इसके एग्जांपल हो सकते हैं बेटा पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एटसेट्रा। और यही आपके नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल भी हैं, रिवर, पॉन्ड, फॉरेस्ट, ओशन एटसेट्रा। अगर हम मैन मेड इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें हमारा एग्रीकल्चरल फील्ड्स आ सकते हैं, मींस जिनमें हमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द फॉलोइंग फूड चेन 100 joule of energy is available to the lion. How much energy was available to the producers?
आपको एक फूड चेन गिवन है बेटा, इसमें आपको मेंशन किया गया है कि जो लॉयन है उसको 100 जूल ऑफ एनर्जी अवेलेबल है, देन जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं उनको कितनी एनर्जी अवेलेबल होगी। इसमें आपका जो कंसेप्ट यूज होगा दैट इज 10% फ्लो वाला आपका कंसेप्ट यूज होगा। देखते हैं आंसर। As we all know that there are three trophic levels: the producer, the consumer, and the secondary consumers, according to 10% law of energy transfer in a trophic level. बेटा 3 लेवल्स होते हैं और हर एक लेवल पे 10% एनर्जी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफर होती है। सो इफ द लॉयन हैज 100 जूल ऑफ एनर्जी, तो डियर के पास कितना होगा बेटा, इसमें हम लेट कर लेते हैं डियर के पास x होगा, तो दैट विल बी 10% ऑफ x इक्वल्स टू 100 जूल। यहाँ से हमारे पास डियर की जो हम एनर्जी है वो आ जाएगी बेटा 1000 जूल। अब ऐसे ही डियर से हम यहाँ पे प्रोड्यूसर्स की एनर्जी फाइंड कर लेंगे और डियर को हम लेट कर लेते हैं, सॉरी प्रोड्यूसर्स को हम लेट कर लेते हैं y, सो 10% ऑफ y इक्वल्स टू 1000 जूल। यहाँ से बेटा हमारे पास प्रोड्यूसर्स की एनर्जी आ जाएगी 10,000 जूल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the following food chain, plants provide 500 joule of energy to rats. How much energy will be available to hawks from snakes? सेम बेटा इसमें भी आपका 10% लो ऑफ एनर्जी यूज होगा और आपको एक फूड चेन गिवन है जिसमें आपको प्लांट्स, देन रैट्स, देन स्नेक्स एंड देन हॉक्स गिवन है और हमें पूछा गया है कि हॉक्स के पास कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी। लेट्स सी, 500 joule is available to rats from plants, then according to 10% law, एनर्जी जो स्नेक्स के पास ट्रांसफर होगी दैट विल बी 50 जूल एंड हॉक्स के लिए ओनली 5 जूल विल बी लेफ्ट। नाउ नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज बायोगैस कंसिडर्ड एन एक्सीलेंट फ्यूल? तो बायोगैस जो है वो एक एक्सीलेंट फ्यूल क्यों कंसिडर किया जाता है बेटा? इट कॉजेज नो पोल्यूशन एज इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, कोई पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। बायोगैस प्लांट्स फ्रॉम विच बायोगैस इज प्रोड्यूस सर्व एज एन एक्सीलेंट वे ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। जो हम बायोगैस प्लांट्स में वेस्ट यूज करते हैं बेटा वो एक बहुत अच्छा वे है हमारे वेस्ट को डिस्पोज ऑफ करने का। एंड लास्ट, इट इज इकोनॉमिकल, मतलब ज़्यादा महंगा नहीं है एंड इवन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास जो है वो प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट इज राइट द नेम ऑफ द मेन कॉन्स्टेंट ऑफ बायोगैस, आल्सो स्टेट इट्स परसेंटेज। मतलब जो आपकी बायोगैस गैस है उसमें मेन कांस्टेंट क्या है उसका आपने नाम बताना है, दैट इज मीथेन और उसका फॉर्मूला है बेटा CH4 और उसकी परसेंटेज बायोगैस में अप्रोक्सीमेटली 50 to 75% रहती है। नेक्स्ट इज डिफाइन एन इकोसिस्टम एंड ड्रॉ ब्लॉक डायग्राम टू शो द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है बेटा, हम थर्ड क्वेश्चन में देख चुके हैं। नाउ वी विल सी द डायग्राम ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी बेटा प्रोड्यूसर से स्टार्ट होगी। लेट्स अज्यूम कि प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल ऑफ एनर्जी है, देन प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास उसका 10% दैट इज 1,000 जूल ट्रांसफर होगा, देन सेकेंडरी कंज्यूमर्स के पास 100 ऑफ जूल एंड टेरिटरी कंज्यूमर्स के पास 10 जूल जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होगी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, write the essential functions performed by ozone at the higher level of the earth's atmosphere। पूछा गया बेटा कि ओजोन जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर पे हायर लेवल पे कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है, हाउ इज इट प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस होती है, एंड नेम द सिंथेटिक केमिकल्स मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्रॉप ऑफ अमाउंट ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। कौन से ऐसे केमिकल हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं बेटा इसके ओजोन को खत्म करने में, एंड हाउ कैन द यूज ऑफ दिस केमिकल्स बी रिड्यूस्ड, और इन केमिकल्स के यूज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है। सो ओजोन लेयर का जो मेन फंक्शन है एटमॉस्फेयर में वो क्या है बेटा, दैट इट एब्जॉर्ब्स मोस्ट ऑफ द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन टू द अर्थ। सन से अर्थ पे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती हैं जो कि बहुत हार्मफुल रेज हैं, ये उनको एब्जॉर्ब करती है एंड बनती कैसे है, फॉर्म्ड हाई अप इन द एटमॉस्फेयर बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस ऑन ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस के साथ जब अल्ट्रावायलेट
रिएक्ट करती हैं तो ये बनती है बेटा मेनली O3, 3 कंपोनेंट्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एंड कौन कौन से केमिकल जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं इसको ख़राब करने में, दैट आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब इन केमिकल्स के यूज़ को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं इनको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के साथ रिप्लेस करके, क्योंकि जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं वो बहुत ईजिली ब्रेक डाउन हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। सेकेंड इज़, जो हमारी ओल्ड अप्लायंसेस हैं सच एज रेफ्रिजरेटर्स एंड फ्रिजर्स, इनको सेफ डिस्पोज ऑफ करके। Next question is, write one difference between biodegradable and non-biodegradable waste. List two impacts of each type of the accumulated waste on environment if not disposed of properly. आपसे पूछा गया है बेटा बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में एक डिफरेंस मेंशन करना है, और अगर हम बायोडिग्रेडेबल या नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं तो उसका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो लेट्स सी, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू मैन्योर बाय सॉइल माइक्रोब्स while non-biodegradable waste cannot be decomposed, hence they pollute the environment। तो फर्स्ट मेन डिफरेंस यही है बेटा इनमें कि जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो माइक्रोब्स की हेल्प से वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, वाइल जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं वो डिकम्पोज नहीं होते और वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को जो है प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ नहीं करते, उसके नुकसान क्या है बेटा? सबसे पहले तो वो ग्रीन हाउस गैसेज एमिट करता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। सेकंड बेटा, इसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं, क्योंकि ये एक ब्रीडिंग ग्राउंड प्रोवाइड करता है बैक्टीरियाज को, मतलब बैक्टीरियाज के जन्म लेने के लिए इसमें सारी कंडीशंस होती हैं। नाउ व्हाट इफ वी डू नॉट डिस्पोज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रॉपरली? तो इसके क्या नुकसान है बेटा? सबसे पहले तो लैंड वाटर एंड एयर पोल्यूशन होगा, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हानिकारक है और इन्वायरमेंट के लिए भी। सेकंड, जो वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं वो मिस्टेकनली इसको फूड मान लेंगे और इसको वो निगल जाएंगे, जो कि उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। The next question is, define a food chain and design a terrestrial food chain of 4 trophic levels, and if a pollutant enters at the producer level, the organisms of which trophic level will have the maximum concentration of the pollutant in their bodies, and what is the phenomenon called? सबसे पहले बेटा आपको फूड चेन को डिस्क्राइब करना है, फिर आपने 4 ट्रॉपिक लेवल की फूड चेन डिज़ाइन करनी है, एंड थर्ड आपने मेंशन करना है कि अगर प्रोड्यूसर के लेवल पे कोई पोल्यूटेंट एंटर करता है तो वो सबसे ज़्यादा उसका जो कंसंट्रेशन है वो कौन से लेवल पे होगा, और इस फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे। तो फूड चेन इज द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर फूड एनर्जी। क्या है बेटा? एक सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ईट करता है फूड एनर्जी ट्रांसफ़र के लिए। इसको हम 4 ट्रॉपिक लेवल पे कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है दैट इज़ प्रोड्यूसर्स ग्रास, देन इंसेक्ट, थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे बेटा फ्रॉग है, एंड फोर्थ पे है बर्ड। एंड इफ अगर कोई पोल्यूटेंट जो है वो एंटर करता है प्रोड्यूसर लेवल पे, तो इसका सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन बेटा हाइयर लेवल पे होगा, और इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कंसेप्ट जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।